अभिप्रेरणा टॉपिक हम पढ़ रहे थे और अब हम बात करेंगे अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, अभिप्रेरकों के वर्गीकरण की हम बात करेंगे। तो देखिएगा इधर, अभिप्रेरकों की जब बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अभिप्रेरक? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। कौन से? जन्मजात, ठीक है। और दूसरे होते हैं अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात इननेट मोटिव्स, अर्जित एक्वायर्ड। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जिनके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो कौन से अभिप्रेरक होते हैं? जन्मजात, जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अर्जित अभिप्रेरक, जो व्यक्ति अर्जित करता है शिक्षा के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, जो अर्जित करता है। ठीक है, जो जन्मजात नहीं होते, जो अर्जित होते हैं, जो सीखे हुए होते हैं, जो शिक्षा और वातावरण के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो कौन से अभिप्रेरक कहलाते हैं? अर्जित। तो सिंपल वे में आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। क्लियर? जन्मजात अभिप्रेरकों की हम बात करें, किसकी? जन्मजात अभिप्रेरकों की हम बात करेंगे तो जन्मजात अभिप्रेरक क्या है? भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक देखिए, भूख जो व्यक्ति को भोजन प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। भूख लगती है तो व्यक्ति भोजन की ओर भागता है और व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक भूखा रहेगा तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। प्यास लगने पर व्यक्ति पानी की ओर भागता है और बिल्कुल पानी के अभाव में भी व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत जरूरी है जीवन के लिए भूख, प्यास। काम जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये कम जरूरी है। काम कम जरूरी है। काम पर सबसे ज्यादा बल सिगमंड फ्रायड ने दिया है। लेकिन काम के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि काम के अभाव में जीवन संभव नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण किया जा सकता है। काम के अभाव में भी व्यक्ति का जीवित रहना पॉसिबल है। नींद के अभाव में व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल, अगर लंबे समय तक व्यक्ति सोएगा नहीं तो हो सकता है वो बचेगा भी नहीं। नींद भी जीवन के लिए और एक स्वाभाविक जीवन शैली के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। मलमूत्र विसर्जन, बिल्कुल, इसके अभाव में क्या व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिंपल ध्यान रखना है। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं पूछ लिया जाए, दो प्रकार के, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक आपको ध्यान रखने, नाम ध्यान रख लोगे काफी है। भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। क्लियर? अब हम चलेंगे अर्जित की ओर। किस ओर चलेंगे? अर्जित की ओर। अर्जित अभिप्रेरकों की हम बात करें तो अर्जित अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अर्जित अभिप्रेरकों की बात कर रहे हैं। अर्जित अभिप्रेरक जो शिक्षा के माध्यम से और वातावरण के माध्यम से सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। अर्जित अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत, पर्सनल, इंडिविजुअल व्यक्तिगत अभिप्रेरक, और दूसरे सामाजिक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। अर्जित में ध्यान रखना, पूछ लिया जाए अर्जित अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्जित अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक मनोवैज्ञानिक।
क्लियर? अब सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए व्यक्तिगत के अंतर्गत कौन कौन से अभिप्रेरक आते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत कौन कौन से अभिप्रेरक आते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। पहले ये इसी तरह से ध्यान रख लीजिएगा। अभिप्रेरक कितने प्रकार के? 2, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक आपको पता है, जन्मजात के अलावा जो भी अभिप्रेरक होते हैं वो अर्जित होते हैं। जो हमें जन्म से प्राप्त नहीं होते वो कौन से अभिप्रेरक होंगे? अर्जित अभिप्रेरक होंगे। और अर्जित अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 2, व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक, अब हमें जानना यह है व्यक्तिगत के अंतर्गत कौन कौन से अभिप्रेरक आते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत कौन कौन से अभिप्रेरक आते हैं। क्लियर? देखिए, व्यक्तिगत अभिप्रेरक की हम बात कर रहे हैं। कौन सा अभिप्रेरक? व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिगत अभिप्रेरक। व्यक्तिगत अभिप्रेरक आदत, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आकांक्षा स्तर, मद व्यसन, अचेतन इच्छाएं, जीवन लक्ष्य। याद रखना ये कौन से अभिप्रेरक हैं? व्यक्तिगत प्रेरक हैं। आदत, हैबिट, जानते हैं आप, जिस काम को करने की हमें आदत पड़ जाती है। ठीक है, आदत अर्जित होती है, पूछा जा चुका है प्रश्न। आदत होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों। याद रखना, आदत अर्जित होती है। अर्जित में भी व्यक्तिगत है या सामाजिक मनोवैज्ञानिक है? व्यक्तिगत है। जिस कार्य को करने की हमें आदत पड़ जाती है। अब आदत की हम बात करें, कईयों को अंगुलियां चटकाने की आदत पड़ जाती है। कई आपने देखा होगा बैठे बैठे पैर को हिलाते रहते हैं, पैर हिलाने की आदत पड़ जाती है। पेन कान में डालने की आदत पड़ जाती है। कईयों को अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है, नाखून कुतरने की आदत पड़ जाती है। तो बिल्कुल आदत से प्रेरित होकर व्यक्ति वही कार्य करने लगता है। अब हम बात करते हैं किसकी? रुचि की। रुचि, आप एक बात ध्यान रखना, रुचि को वैसे अगर हम देखते हैं तो रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों मानी जाती हैं। जन्मजात और अर्जित। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैस्लो। आगे मैं बताऊंगी आपको कि मैस्लो ने भी अभिप्रेरकों के 2 ही प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। तो मैस्लो ने रुचि को किसमें रखा है? अर्जित में। बात समझ में आ रही है? जब आप अभिप्रेरक पढ़ेंगे, अभिप्रेरकों की जब बात आ रही है तो रुचि को पर्टिकुलर किसमें रख दिया गया? अर्जित में। लेकिन जब आप रुचि का अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रुचि का अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो रुचि जन्मजात व अर्जित होती है। लेकिन ध्यान रखना, अभिप्रेरक की बात आ जाए, पूछ लिया जाए रुचि होती है, तो रुचि को यहाँ क्या बताना है? आपको अर्जित बताना है। क्योंकि मैस्लो जो हुए हैं, मैस्लो ने भी रुचि को किसमें रखा है? अर्जित में रखा है। क्योंकि जन्मजात अर्जित दोनों होती है। लेकिन अभिप्रेरकों की बात आ जाए तो अभिप्रेरक के रूप में रुचि को क्या लेंगे? अर्जित लेंगे, जन्मजात नहीं लेंगे आगे। क्योंकि जन्मजात में तो बात समझना, जन्मजात अभिप्रेरकों में तो हम उनको रख देते हैं जिनके बगैर जीवन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए रुचि को किसमें रखा है? अर्जित में रखा है। ठीक है, रुचि। तो जिस काम को करने में हमारी रुचि होती है तो रुचि हमें प्रेरित करती है, हम वो काम शीघ्रता से कर लेते हैं। अभिरुचि, एप्टीट्यूड। ठीक है, अभिरुचि, अभिरुचि जिसमें होती है, अभिरुचि जैसे किसी की चित्रकार बनने में अभिरुचि है तो वो उस ओर बढ़ता है। लेखक बनने में रुचि है, इंजीनियर बनने में रुचि है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना, अभिरुचि को एप्टीट्यूड बोलते हैं, जस्ट इसी का एक टाइप है। तो अभिरुचि भी क्या किसमें रखा गया है? अर्जित में रखा गया है। ध्यान रखना, अभिरुचि को भी किसमें रखा गया? अर्जित में रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि वापस वही बात बोलूंगी, अभिप्रेरक में, जन्मजात में वो अभिप्रेरक आते हैं जिनके बगैर जीवन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको किसमें रख दिया गया है? यहां अर्जित में रखा है। क्लियर? अलग से पढ़ोगे तो मैं अलग बात पढ़ाऊंगी, अलग से पढ़ोगे तो मैं यहां बताऊंगी कि अभिरुचि को क्या माना गया है। अलग से अगर हम पढ़े तो अभिरुचि को माना क्या गया है? जन्मजात माना गया है अभिरुचि को। जन्मजात योग्यता किसी में होती है, डॉक्टर बनने की योग्यता, शिक्षक बनने की योग्यता। लेकिन आप यहां सिंपली ध्यान रखना, बिना कंफ्यूज हुए,
व्यक्तिगत कारक है ये सब। क्या है? व्यक्तिगत कारक और अर्जित में रखा गया है रुचि को, अभिरुचि को, अभिवृत्ति को। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? नजरिया, दृष्टिकोण। ठीक है, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया कह दो, दृष्टिकोण कह दो। जैसा हमारा जिसके प्रति नजरिया होता है वैसा ही हमारा क्या होता है? व्यवहार होता है। हम किसी के प्रति वैसा व्यवहार करते हैं जैसा उसके प्रति हमारा क्या होता है? नजरिया होता है, अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति हमारी सकारात्मक भी हो सकती है, अभिवृत्ति हमारी नकारात्मक भी हो सकती है। किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक भी हो सकता है और हमारा नजरिया नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, आकांक्षा स्तर, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग आकांक्षा स्तर होता है। ठीक है, लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, आप क्या बनना चाहते हो बेटा? तो बेटा बोलता है मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक बेटा बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। ये उसका आकांक्षा स्तर है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना आकांक्षा स्तर होता है और उस आकांक्षा तक पहुंचने के लिए वो प्रयास करता है। मद व्यसन, जिसे हम नशा बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, मद व्यसन कह दो या नशा कह दो, जिस व्यक्ति को नशे लत पड़ जाती है नशा करने की, वो आक्रामक व्यवहार करने लगता है। फिर अगर उसे नशा नहीं दे, मतलब वो नशा ही उसे अंदर से प्रेरित करता है, गलत काम करेगा लेकिन क्या करेगा? नशा करेगा। अचेतन इच्छाएं, अनकॉन्शियस डिजायर्स, अचेतन मन में कुछ इच्छाएं चली जाती हैं। कौन सी इच्छाएं जाती हैं अचेतन मन में? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तृप्ति नहीं हो पाती, वो इच्छाएं कहां चली जाती है? अचेतन मन में। कार खरीदने की बहुत इच्छा थी आपकी लेकिन पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो इच्छा कहां चली गई? अचेतन मन में। आलिशान बंगले की इच्छा थी आपकी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो इच्छा कहां चली गई? अचेतन मन में। जो इच्छाएं अचेतन मन में चली जाती हैं वो इच्छाएं हमें प्रेरित करती रहती हैं। वो दमित इच्छाएं भी हमें क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं काम करने के लिए कि जो इच्छा हमने दबा दी है वो इच्छा हमारी पूरी होनी चाहिए। और हम काम करते हैं, हम प्रयास करते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए। जीवन लक्ष्य जो हम बना लेते हैं, वो जीवन लक्ष्य हमें क्रिया करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। हमारा जो भी जीवन लक्ष्य हमने बना लिया वो हमें क्रिया करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो सिंपली ध्यान देना है यहाँ कि ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक हैं। कौन से अभिप्रेरक है? व्यक्तिगत में ये रखोगे आप आदत, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आकांक्षा, मद व्यसन, अचेतन इच्छाएं, जीवन लक्ष्य आदि। ठीक है, कौन से अभिप्रेरक हैं? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के बाद दूसरा मैंने क्या बताया था? सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? देखिएगा इधर, ये देखिए, सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव्स। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। सामूहिकता। ठीक है, सामूहिकता, ग्रेगेरियसनेस। जब व्यक्ति अकेला होता है तो अकेलापन महसूस होता है। जब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है तो वो दौड़ता है किस ओर? सामूहिकता की ओर। समूह की आवश्यकता होती है इस जीवन को जीने के लिए, साथी की आवश्यकता होती है इस जीवन को जीने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, अपने दुख सुख को शेयर करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, सामूहिकता। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मगौरव या आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ असर्शन। जो व्यक्ति इस जीवन में आया है वो आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव पाना चाहता, आत्मसम्मान पाना चाहता, और आत्मसम्मान की चाह उसे क्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। अनुमोदन, अप्रूवल, एक तरह से अनुमोदन को क्या बोलेंगे? स्वीकृति। स्वीकृति यानी कि व्यक्ति, समाज और सामने वाले व्यक्ति इसके हर काम को स्वीकृति प्रदान करे। वो स्वीकृति की चाह ही व्यक्ति को उस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। फिर व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है। किस प्रकार के कार्य करता है? जिन प्रकार के कार्यों से उसे समाज द्वारा क्या मिले? स्वीकृति मिले, अनुमोदन मिले। ठीक, संबंधन, एफिलिएशन। संबंध यानी संबंध, आपसी संबंध। बिल्कुल, आपसी संबंध अगर हमारे मधुर होंगे,
आपसे संबंध मधुर होंगे तो क्योंकि इस संबंध की जो चाह होती है वो भी व्यक्ति को काफी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हम अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, आपसी संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं जी सकता, उसे आपसी संबंधों की भी आवश्यकता होती है। युयुत्सा, युयुत्सा कह दो, युद्ध प्रवृत्ति कह दो, ठीक है। युयुत्सा युद्ध प्रवृत्ति, तो युयुत्सा जो होती है, युद्ध प्रवृत्ति होती है, वो भी व्यक्ति को उसी प्रकार की कार्य करवाती है। तो कई व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो आक्रामक होता है, युयुत्सा प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है। जिज्ञासा जब जागृत होती है, जिज्ञासा अभिप्रेरक जब जागृत होता है, तो जिज्ञासा अभिप्रेरक जब जागृत होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव वर्क भी करता है और अच्छे वर्क करता है, क्योंकि व्यक्ति में जिज्ञासा है वो काम करने की। उपलब्धि, उपलब्धि की चाह कईयों में होती है, और जिन व्यक्तियों में उपलब्धि की चाह होती है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, तो वही उपलब्धि की चाह व्यक्ति को अंदर से क्या करती है, प्रेरित करती है। रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविटी, रचनात्मकता, जो व्यक्ति रचनात्मक होते हैं, रचनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से हो जाता है, और जिनमें रचनात्मकता पाई जाती है वो रचनात्मकता उन्हें प्रेरित करती है कुछ निर्माण कार्य करने के लिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे माचिस की डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाने लग जाते हैं, आइसक्रीम की डंडियों से घर बनाने लग जाते हैं, रेत के ढेर में घर बनाकर उसे सजाने लग जाते हैं, रचनात्मकता। शक्ति, पावर, ये जो पावर अभिप्रेरक है, शक्ति या सत्ता बोल दो, ये अभिप्रेरक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि सब उसके अंडर में कार्य करें, सब उसकी बात को माने, केवल उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो, उसकी सत्ता का प्रदर्शन हो, उसके महत्व का प्रदर्शन हो। आक्रामकता, आक्रामकता जिस व्यक्ति में होती है, वो आक्रामकता उसे हर पल प्रेरित करती है कि वो कहीं भी केवल रक्षक के रूप में हो या भक्षक के रूप में किसको अपनाता है, आक्रामकता को अपनाता है। कुछ व्यक्ति अपनी रक्षा करने के लिए आक्रामकता अपनाते हैं, तो कुछ व्यक्ति दूसरों का नुकसान करने के लिए भक्षक बनकर आक्रामकता को अपनाते हैं। इतनी अंदर की चर्चा में आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली ध्यान रखना कि ये अभिप्रेरक किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान। इतनी सी चर्चा ध्यान रखनी, आपको ज्यादा नहीं। कितनी चर्चा ध्यान रखनी, वापस सुन लो। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है। यहां अभिप्रेरकों का अर्थ समझ लो। जन्मजात अभिप्रेरक में हम केवल उनको रखते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता, और मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से प्रेरक आते हैं, भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। अर्जित प्रेरक जो हमें शिक्षा से प्राप्त होते हैं, वातावरण से प्राप्त होते हैं, वो कौन से अभिप्रेरक होते हैं, अर्जित अभिप्रेरक। क्लियर। अर्जित अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत में कौन कौन से अभिप्रेरक आते हैं और सामाजिक मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से अभिप्रेरक आते हैं। क्लियर। ये तो सिंपल वे में चर्चा हुई कि अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अब बात आ जाए कि मैस्लो ने कितने अभिप्रेरक बताए। किसने, मैस्लो। अभी हमने कॉमन वे में बात की थी, किसी के अनुसार बात नहीं की थी, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं मैस्लो के अनुसार। मैस्लो की जहां बात आ जाए तो मैस्लो के अनुसार आप ध्यान रखेंगे, मैस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। नंबर 1 जन्मजात अभिप्रेरक और नंबर 2 अर्जित अभिप्रेरक, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखने हैं थॉमसन के अनुसार। किसके अनुसार, थॉमसन। थॉमसन ने भी 2 प्रकार के बताए हैं। नंबर 1 स्वाभाविक अभिप्रेरक, कौन सा, स्वाभाविक अभिप्रेरक, और नंबर 2 कृत्रिम अभिप्रेरक। नंबर 2 कृत्रिम अभिप्रेरक। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, गैरेट।
गैरेट के अनुसार। ठीक है, गैरेट की बात आए तो ध्यान रखना, गैरेट ने 3 बताए। नंबर 1 जैविक कह दो या कह दो दैहिक। ठीक है, नंबर 2 सामाजिक और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा इधर, मैस्लो ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए? 2 प्रकार के, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक जो है, कौन से अभिप्रेरक? जन्मजात अभिप्रेरक को हम प्राथमिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, शारीरिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, या प्राकृतिक, कौन से? प्राकृतिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, जन्मजात कह दो, प्राथमिक कह दो, शारीरिक कह दो, प्राकृतिक कह दो, एक ही बात है। मैस्लो ने भी 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। ध्यान देना, मैस्लो के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो जन्मजात और अर्जित, जो हम कॉमन रूप से पढ़ चुके हैं, जन्मजात और अर्जित पढ़ चुके हैं। आगे बढ़िए, थॉमसन की बात आ जाए, थॉमसन ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए? तो थॉमसन ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। क्या? स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। बात वही है। गैरेट की बात आ जाए तो गैरेट ने 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। नंबर 1 जैविक कह दो या दैहिक, नंबर 2 सामाजिक और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरकों की चर्चा आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, मैस्लो जन्मजात व अर्जित, थॉमसन स्वाभाविक व कृत्रिम, और गैरेट जैविक कह दो या दैहिक, नंबर 2 सामाजिक और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक। यहां तक की बात क्लियर? तो ये चर्चा हुई हमारी किसकी? अभिप्रेरकों की। अभिप्रेरक 2 प्रकार के, मुख्य रूप से जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरकों की चर्चा के बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किसकी? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के प्रकार की। आप देखिए, एक शब्द तो था आपके सामने अभिप्रेरक। अभी हमने बात की है किसकी? अभिप्रेरक। ठीक, अभिप्रेरक, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अभिप्रेरणा। दोनों में अंतर तो क्लियर होगा आपको। अभिप्रेरक जो प्रेरित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिप्रेरक, जन्मजात और अर्जित। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं तो मैं क्या हूं? अभिप्रेरक। जो प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिप्रेरक। अभिप्रेरक से आपको क्या मिलती है? अभिप्रेरणा। आपको क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अभिप्रेरक की चर्चा तो हम कर चुके हैं। अभिप्रेरक कितने प्रकार के हैं? 2, जन्मजात और अर्जित। और अब हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की। अभिप्रेरणा के प्रकार की मैं बात करूं तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, सिंपल समझना पहले। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती? नंबर 1 आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और नंबर 2 बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, आंतरिक और बाह्य। ठीक, आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से उठ करके खड़ा होता है, उसे किसी बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुद की इच्छा से उठकर खड़ा होता है और कार्य करने की ओर अग्रसर हो जाता है, मंजिल प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। और जो व्यक्ति खुद की इच्छा से उठ करके खड़ा होता है वो नहीं रुकता कब तक? जब तक उसे मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। अरे जो व्यक्ति आंतरिक रूप से मोटिवेट है वो चलेगा, ठोकर भी लगेगी, क्योंकि जो प्रयास करता है,
प्रयास करता है तो ठोकरें खाने को भी उसे मिलती है, असफलता भी हाथ लगती है। तो लेकिन जब व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित है, आगे बढ़ रहा है, ठोकर लगेगी, गिरेगा, लेकिन खुद उठेगा, संभलेगा और आगे की ओर बढ़ेगा और नहीं रुकेगा कब तक, जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाए। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति अंत तक पहुंचता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति किसी बाह्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर कार्य करता है। समझना, मैं बाह्य अभिप्रेरणा समझा रही हूं। मान लीजिए आप हताश और निराश होकर के बैठे हुए हैं, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट कैसे भी कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट प्रशंसा करके भी मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको दंड देकर भी मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको पुरस्कार देकर भी मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको कैसे भी मोटिवेट कर सकती हूँ, ठीक है। आपकी प्रशंसा करके, आपको दंड देकर, आपको पुरस्कार देकर मैं कैसे भी आपको मोटिवेट करूंगी। मेरे मोटिवेट करने पर आप मोटिवेट हो गए, उठकर खड़े हो गए, आगे चले। लेकिन वही बात की ठोकर आई, गिरे, तो आप गिरे ही रह जाओगे, फिर देखोगे कि कोई आए और उठाए। कहने का मतलब ये, बाह्य अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति फिर लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकता। बच्चों, मोटिवेट तो आंतरिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जीवन में हर वक्त हमें हर कोई मोटिवेट करता रहे। होता है क्या ऐसा कि जीवन में हर पल हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई मोटिवेट करता रहे? होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता। इसलिए मत करो किसी का इंतजार, खुद को खुद मोटिवेट करना सीखो, खुद से खुद बात करना सीखो। बच्चों, याद रखना, हमारा सबसे अच्छा साथी हम खुद हैं। हमसे अच्छा साथी हमारा दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए खुद को खुद मोटिवेट करना सीखो, खुद से खुद बात करना सीखो। मत करो किसी का इंतजार, क्योंकि इस दुनिया में उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, धक्का देने वाले ज्यादा मिलेंगे। जब आप ठोकर खाकर गिर जाते हो और किसी का इंतजार करते हो, तो जरूरी है कि कोई आएगा और आपको उठाएगा? उसने आपको और धक्का दे दिया तो क्या करोगे? इसलिए ध्यान दो, खुद से मोटिवेट होना सीखो, अंदर से आंतरिक रूप से मोटिवेट होना सीखो। आंतरिक अभिप्रेरणा को इसीलिए हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। सकारात्मक कह दो या धनात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, सकारात्मक कह दो या धनात्मक अभिप्रेरणा कह दो। एक बालक कहानी की पुस्तक पढ़ता है क्योंकि कहानी की पुस्तक पढ़ने में से आनंद आता है। ये कौन सी अभिप्रेरणा हुई? आंतरिक अभिप्रेरणा, जो आनंद की अनुभूति करवाती है। किसकी? आनंद व संतुष्टि की अनुभूति। आनंद व संतुष्टि प्राप्त होती है कौन सी अभिप्रेरणा से? आंतरिक अभिप्रेरणा से। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से जागृत होता है, उठकर खड़ा होता है। बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति को कोई बाह्य व्यक्ति प्रेरित करता है, बाह्य व्यक्ति के प्रेरित करने पर वो उठ खड़ा होता है। तो आप मुझे बताइए, अंत तक, लक्ष्य तक, मंजिल तक कौन सी अभिप्रेरणा पहुंचाएगी आपको? आंतरिक या बाह्य? आंतरिक या बाह्य? आंतरिक अभिप्रेरणा ही आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा तो आप लक्ष्य तक पहुंचने की शुरुआत कर सकते हो। मैंने आपको मोटिवेट किया, आप शुरू तो कर दोगे पढ़ना, पढ़ाई शुरू कर दोगे, लेकिन जैसे ही मेरा मोटिवेशन बंद हो जाएगा, हो सकता है आप चलो और फिर वापस बैठ जाओ। लेकिन यदि आप आंतरिक रूप से मोटिवेट है तो नहीं रुकोगे। कब तक? जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को हम सकारात्मक और धनात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा को हम नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ये ध्यान देना, आंतरिक अभिप्रेरणा को हम सकारात्मक कह दो, धनात्मक कह दो, अनुकूल कह दो। कौन सी? अनुकूल भी इसे कह सकते हैं, अनुकूल अभिप्रेरणा, अनुकूल। और इसे हम प्रतिकूल भी कह सकते हैं। कौन सी अभिप्रेरणा? प्रतिकूल। वापस एक बार सुन लो, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति खुद की इच्छा से उठकर खड़ा होता है,
स्वप्रेरित होता है, खुद की इच्छा से उठकर खड़ा होता है और नहीं रुकता कब तक, जब तक उसे मंजिल की प्राप्ति नहीं मिल जाती। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में अंत है। आंतरिक रूप से जो व्यक्ति मोटिवेट हो गया वो नहीं रुकेगा कब तक, जब तक वो अंत तक नहीं पहुंच जाता। अंत तक का मतलब है मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति बाह्य व्यक्ति के प्रेरित करने पर कार्य करता है और बाह्य अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, अंत तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक कह दो, धनात्मक कह दो या अनुकूल अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा को क्या कहेंगे? नकारात्मक, ऋणात्मक या प्रतिकूल अभिप्रेरणा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिएगा इधर, बाह्य अभिप्रेरणा अंत तक, अंत तक, अंत तक का मतलब क्या है? यहां लक्ष्य तक पहुंचने की एक शुरुआत है। शुरुआत कह दो, साधन कह दो या युक्ति कह दो। बाह्य अभिप्रेरणा अंत तक यानी लक्ष्य तक पहुंचने की एक शुरुआत है। यानी बाह्य अभिप्रेरणा मिलेगी तो आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत एक साधन, एक युक्ति है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। देखिएगा इधर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अभी जो 2018 में नीट का एग्जाम हुआ, बिल्कुल प्रश्न पूछ लिया गया था कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। अंत का मतलब क्या है? लक्ष्य। अंत का मतलब क्या है? लक्ष्य। यानी वापस समझनी है, ये बातें फील करके पढ़नी है आपको। बाह्य अभिप्रेरणा तो लक्ष्य तक पहुंचने के एक साधन हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है, एक युक्ति हो सकती है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा तो अपने आप में एक अंत है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाता है वो कहां तक पहुंचता है? अंत तक, मंजिल तक, लक्ष्य तक। नहीं रुकता कब तक? जब तक उसे मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठोकर लगती है, गिरता है, खुद उठता है, संभलता है, चल पड़ता है और नहीं रुकता है कब तक? जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। बाह्य अभिप्रेरणा में तो व्यक्ति काम की शुरुआत तो कर देगा, शुरुआत तो कर देगा, लेकिन ठोकर लगेगी, गिरेगा, गिरा ही रह जाएगा। मतलब बाह्य अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति अंत तक नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित है वही व्यक्ति अंत तक पहुंचेगा। तो ध्यान रखना, बाह्य अभिप्रेरणा तो जैसे एक शुरुआत है, एक साधन, एक युक्ति है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति कहां तक? अंत तक पहुंचता है, मंजिल तक पहुंचता है, लक्ष्य तक पहुंचता है। बात क्लियर? तो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण आप पढ़ चुके हैं। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है ये बात आप पढ़ चुके हैं। ठीक, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.